Hello student, in this video we will discuss about how strong are acid or base solution. In previous video you know the what compounds are acidic in nature and which compounds are basic in nature by using indicators such as methyl orange, phenolphthalein, टर्मरिक मतलब नेचुरल इंडिकेटर और कोई भी सिंथेटिक इंडिकेटर्स का यूज करके हम ये फाइंड कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं बिटवीन एन एसिड और बेस कि विच कंपाउंड एसिडिक इन नेचर, विच कंपाउंड बेसिक इन नेचर. एंड यू आल्सो नो कि ऑन डाइल्यूशन देयर इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन. यदि हम उसमें वाटर मिक्स कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन में एसिड या बेसिक में और उसको डाइल्यूट करने से हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो जाता है. और यदि मान लीजिए डाइल्यूशन को कम करते हैं या कंसंट्रेट बनाते हैं सॉल्यूशन को, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में. तो इस तरह से ये तो हम फाइंड कर पाते हैं, लेकिन क्या हम ये फाइंड कर पाएंगे कि व्हाट आर द अमाउंट ऑफ आयंस इन ए सॉल्यूशन, कितने आयंस होंगे वहाँ पर जो है सॉल्यूशन में, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन या नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या पर यूनिट वॉल्यूम. तो यदि हम ये काउंट कर पाते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन आर प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन, देन वी कैन कैलकुलेट हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन. तो इसके लिए हमको जनरली हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी. यूनिवर्सल इंडिकेटर में लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में, विच इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर कई सारे इंडिकेटर का एक मिक्सचर होता है. या फिर बाय यूजिंग पीएच पेपर, पीएच पेपर की हेल्प से भी आप फाइंड कर पाएंगे. तो ये आपको पीएच पेपर दिखाई दे रहा होगा. ये पीएच पेपर से आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है. तो ये पीएच पेपर, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं. ऊपर में रेड कलर है, फिर ऑरेंज, फिर हल्का सा ग्रीनिश मतलब येलोइश है, फिर येलोइश ग्रीन, फिर ग्रीन, इस तरह से फिर ब्लू की तरफ डार्क ब्लू होता जाता है लास्ट की ओर. तो बाय यूजिंग पीएच वी कैन मेजर द या वी कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन. तो हम हाइड्रोजन आयन का वहाँ पर पता आसानी से लगा सकते हैं. तो इसके लिए हमें पीएच की जरूरत पड़ेगी. पीएच, तो पीएच मतलब होता है जैसे पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन. P फॉर पावर, H फॉर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन. और इसी को जैसे पोटेंज के नाम से भी जाना जाता है इन जर्मन. यदि हम जर्मन लैंग्वेज में देखें तो P फॉर पोटेंज, पोटेंज मीन्स पावर. तो पावर को हम इसको यहाँ पर ये मेजर करना है. तो इसके लिए पीएच को यदि हम देखें, पीएच इज डिफाइंड एज पीएच इज ए नेगेटिव. यदि हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो पीएच इज ए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं. H फॉर क्योंकि हाइड्रोजन है तो पीएच इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा नेगेटिव माइनस लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. हमें यदि यहाँ पर कंसंट्रेशन मालूम चल जाए हाइड्रोजन आयन का, नंबर ऑफ यदि वैल्यूज मालूम चल जाए तो हम इससे आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल माइनस लॉग इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. यदि मान लीजिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये -2 यहाँ पर इसको लॉग को हमको सॉल्व कर लेना पड़ेगा. और लॉग इज इक्वल टू हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू -2 माइनस लॉग इंटू 10. ये यहाँ पर माइनस लॉग का जैसे a टू दी पावर मान लीजिए x है तो ये हो जाता है x के इक्वल हो जाता है. लॉग 10 की वैल्यू होती है 1. तो ये -1 -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर ये pH वैल्यू आ गया है 2 के इक्वल. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसका pH वैल्यू 2 है. इसी तरह से जैसे जैसे ये वैल्यू
इंक्रीज या डिक्रीज होती है, पीएच भी यहाँ पर चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से पीएच फाइंड हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है एक पीएच स्केल को बनाया गया है। तो सबसे पहला जो है पीएच स्केल जो डिस्कवर किया गया था सोरेनसन के द्वारा। तो पीएच स्केल देखें, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन। सोरेनसन साइंटिस्ट लगभग 100 years ago दे डिस्कवर्ड द पीएच स्केल, और उसके द्वारा उन्होंने डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट किए कि किस पीएच पर कौन सा एंजाइम का डाइजेशन का प्रोसेस फास्ट होता है, स्लो होता है, इस तरह से बहुत उन्होंने डिस्कवर किया। फिर ओस्टवाल्ड थे, उन्होंने इसी तरह से एसिड, बेस और डिफरेंट साल्ट्स का ऑन द बेसिस ऑफ दे कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो पीएच स्केल जो है इट हैज़ 14 वैल्यूज 1 to 14, यहाँ पर 1 से 14 तक ये वैल्यूज होती हैं। इसमें भी आप जैसे ये देख सकते हैं 1 से लेकर के ये 14 तक पूरा वैल्यू दिया गया है, और इसमें अलग अलग कलर भी दिए रहते हैं। अब जब 1 से लेकर के 7 से कम, मतलब लेस देन दी 7 वैल्यू है, तो दे रिप्रेजेंट एसिड, मतलब इसका मीनिंग होता है कि दे आर एसिडिक इन नेचर। यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से कम आ रहा है तो वह होगा एसिडिक। 7 यदि आ रहा है तो वो होगा न्यूट्रल, मीन्स ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक। 7 से यदि ग्रेटर वैल्यू आ रही है पीएच की, मीन्स दे आर बेसिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि वो बेस है या बेसिक सॉल्यूशंस हैं। अब हम इसमें भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, या वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरह से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम हो, जैसे 1 से लेकर के 3 तक जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड। और भी इसको इंटरमीडिएट में भी डाल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, इंटरमीडिएट एसिड और वीक एसिड, 2 करके इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दो में ही इसको डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोस मतलब पीएच वैल्यू वेरी लेस, जिसका पीएच वैल्यू बहुत ही कम है, वे जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसी तरह से फिर वीक एसिड है, जिसमें मतलब 4, 5, 6 यहाँ तक वैल्यू है, तो वीक एसिड। फिर वीक बेस 8, 9, 10, 11 इस तरह से है, वो वीक बेसिस हैं। और जिनका वैल्यू बहुत ज़्यादा है 12, 13, 14, दे आर द स्ट्रॉन्ग बेस, मीन्स दे हैव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन स्ट्रॉन्ग बेस। तो यदि हम इसको इस तरह से देखें, 7 से जैसे हम इसकी ओर मूव करते हैं, मतलब 7 से 1 की तरफ आते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, मीन्स और ज़्यादा एसिडिक होता जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जितना ज़्यादा मतलब पीएच वैल्यू, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, यदि किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट करने पर पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब है किसी एसिड को यदि आप सॉल्यूशन को क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब है कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जा रहा है। इसी तरह से बेस में है, यहाँ जाने पर इंक्रीज होता जाता है, पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हमने एक सॉल्यूशन लिया और डाइल्यूशन करने पर या कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाने पर उसका पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पीएच, पीएच पर क्या इफेक्ट है और एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो पीएच वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर को दे सकते हैं। तो ये पीएच स्केल के द्वारा हम डिफरेंट तरह के जो है फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने एसिड का फाइंड किया है, तो देखिए जैसे एसिड का मैंने एक एसिड लिया हुआ है और ये पीएच पेपर है, येलो येलो कलर का होता है पीएच पेपर, और इसको इसमें डिसॉल्व कर दिया एसिड में। तो आप देख पा रहे होंगे ये रेड कलर का आ गया, रेड कलर जनरली जो है पीएच। अब हम इस कलर को क्या करते हैं, पीएच स्केल के साथ मैच करते हैं कि पीएच स्केल पर कलर कितना है। तो इसका यदि हम देखें रेड कलर ये लगभग 3 के बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और 2 और 3 के बीच में होगा, तो लगभग इसका पीएच वैल्यू 2.7 या 2.8 के समथिंग आता होगा। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर पाएंगे। इसी तरह से मैंने ये पीएच पेपर लिया और ये एक बेसिक सॉल्यूशन है, इस बेसिक सॉल्यूशन में इसको डिप कर देंगे तो आप देखेंगे ये पीएच पेपर ब्लू कलर का हो गया।
अब इस पीएच पेपर के ब्लू कलर को इस पीएच स्केल के साथ हम मैच करेंगे तो लगभग इसका वैल्यू 11 के बीच में आता है। 11 और 12 के बीच में कलर मैच कर रहा है, ब्लू कलर। तो इसका मतलब है कि इसका पीएच वैल्यू 11, ये बेसिक सॉल्यूशन था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन था 11.3, 11.4 इस तरह से है। ये एक और पीएच है, इसमें मैंने वाटर लिया हुआ है। इस वाटर में यदि हम डिप करते हैं तो जनरली पाते हैं कि थोड़ा सा मतलब ये हल्का लाइट हो गया, तो इसका वैल्यू जो है 7 हो जाता है, क्योंकि ये कलर 7 के आसपास 6 और 7 के बीच में है। मतलब ये वाटर थोड़ा सा एसिडिक नेचर का पाया जाता है। यहाँ का जो हम यूज कर रहे हैं ये वाटर हल्का एसिडिक है। प्योर वाटर होने से ये 7 एग्जैक्ट वैल्यू ग्रीन कलर का जो है उसमें हल्का ग्रीनिश कलर दिखाई देगा पीएच पेपर पर। तो इस तरह से हम ये पीएच फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है, उसके 1 और 2 ड्रॉप को यदि हम एसिड बेस या किसी सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो उसका भी हम कलर फाइंड कर पाते हैं। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन पीएच पेपर के द्वारा हम सभी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस सभी को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन पर ही डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पीएच वैल्यू ये इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो रहे हैं, जबकि हाइड्रोक्सिल आयन इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है। बेसिक यदि हम देखते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती है बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। मतलब हुआ कि हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो रहा है और हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमेशा आपने जैसे पहले पढ़ा जनरली एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे लिबरेट हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड बेसिस लिबरेट हाइड्रोक्सिल आयन या प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल OH पॉजिटिव आयन। तो एसिड जो होते हैं ये हाइड्रोजन आयन, बेस जो होते हैं ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। इसी आधार पर हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या वीक एसिड और वीक बेस के बारे में बता सकते हैं। यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं वीक एसिड आर दोज हैविंग पीएच वैल्यू ग्रेटर देन जैसे 3 और बिटवीन जो है लेस देन 7, इस तरीके से। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब हुज पीएच वैल्यू इज वेरी लेस। सेम तरीके से बेस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एसिड और बेस दोनों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन संख्या या फिर इस तरह से कह सकते हैं द स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज व्हिच हैव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, व्हिच हैव स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, दे आर कॉल्ड वीक एसिड, and which have smaller number of hydroxyl ion, they are called weak base, and which have large number of hydroxyl ion, they are called strong base। इस तरह से डिफाइन उसको कई तरीके से अलग अलग मैनर से हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो प्लांट्स फर्स्ट जैसे एप्लीकेशन है इम्पोर्टेंस इन एवरीडे लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। यदि हम देखें तो हमारा बॉडी जो है, अवर बॉडी वर्क इन पीएच 7 to 7.8, 7 से 7.8 के बीच में हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क करती है। मीन्स इस नैरो रेंज में ही एक्वेटिक एनिमल्स हों या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे सर्वाइव इन दिस नैरो रेंज ऑफ पीएच। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है। बट व्हेन जैसे वाटर का मान लीजिए है पीएच वैल्यू बिकम्स लेस देन 5.6, जब मान लीजिए रेन वाटर हो रहा है और यदि उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम है देन इट कंसीडर्ड एज एसिड रेन। तो इसको हम फिर एसिड रेन बोलते हैं यदि उस पीएच रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम है। और जब ये एसिड फ्लोज इनटू द रिवर्स, ponds, oceans, etc. It lowers the pH of river water, sea water, ocean water, etc. ये वहाँ के pH को भी क्या करेंगे, कम कर देंगे, which is difficult for aquatic life। इससे क्या होगा, aquatic life जो है सर्वाइव वहाँ पर
नहीं कर पाते हैं, या जो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर और पॉन्ड्स, सीज, ओशियंस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इससे डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो हमारी बॉडी के लिए जो है जनरली जो पीएच चाहिए है वो 7.0 से 7.8 के बीच में होती है। इसके बाद सेकंड इसका जो एप्लीकेशन है, तो इसके अलावा देखें तो कई जगह पर ये एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है, जैसे अदर प्लैनेट्स में भी। वीनस है, वीनस इज आल्सो मेड अप ऑफ बाय थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का वहाँ पर थिक और येलोइश क्लाउड्स बने हुए हैं, मीन्स वहाँ तो बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है। तो क्या वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है? लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, लाइक जैसे वीनस। तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग लाइफ इज़ वेरी लेस, वहाँ पर बहुत ही कम है ड्यू टू एसिडिक कंडीशन। नेक्स्ट है पीएच इन सॉइल। अब आपने देखा होगा कई जगह पर सॉइल में, तो सॉइल में भी जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं एंड दे रिक्वायर आल्सो स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ। उनके नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी एक पर्टिकुलर पीएच की जरूरत पड़ती है, वो भी लगभग जो है वैल्यूज वही 6.5 से लेकर के 7.5 या 8 के आसपास ही होना चाहिए, तभी प्लांट्स नॉर्मली ग्रो कर पाते हैं। इन मतलब जो है वेरी एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन देयर ग्रोथ इज वेरी पुअर, उनका ग्रोथ जो है काफ़ी पुअर होता है। जैसे आपने कहीं पर सॉइल को देखा होगा, वाइट कलर की पूरी सॉइल दिख जाती है, तो वाइट कलर वो दिखने का कारण है ड्यू टू बेसिक कैरेक्टर ऑफ दैट सॉइल। इसका मतलब है कि वो सॉइल बेसिक नेचर का है, और जहाँ पर ये बेसिक सॉइल होती है वाइट कलर की दिखाई देने लगती है, वहाँ पर यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्लांट का ग्रोथ बहुत ही कम होगा वहाँ पर, या प्लांट ग्रो करेगा तो उसका हाइट छोटा हो जाएगा। नंबर ऑफ प्लांट्स पर जो है एरिया, जो भी आपने फिक्स एरिया लिया है उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स भी कम होंगे और उनका हाइट भी वहाँ पर कम देखने को मिलता है। तो इस तरह से डिफरेंट प्लांट्स जो है ग्रो इन डिफरेंट पीएच वैल्यू, अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग पीएच वैल्यू की जरूरत पड़ती है ग्रो होने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो आल्सो ग्रो इन दिस रेंज, मतलब ये थोड़ा सा और भी कम भी हो सकता है, 6.5 से 7.8 के बीच में ही लगभग उनका ग्रोथ प्रॉपर होता है। तो हम यहाँ डिफरेंट मतलब सैंपल्स कलेक्ट करके वहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि कौन से प्लांट्स किस तरह के पीएच में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। थर्ड है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से पीएच इन्वॉल्व होता है, तो यू ऑलरेडी नो अवर स्टमक वॉल, मतलब वहाँ पर कौन सा सेल है, गॉबलेट सेल्स रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ती है विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टमक वॉल और फ्रॉम गॉबलेट सेल ऑफ द स्टमक वॉल, एंड इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग अस। हमको बिना कुछ नुकसान पहुंचाए हुए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, बिकॉज सम फूड आइटम्स या सम फूड न्यूट्रिएंट्स जो है डाइजेस्ट इन एसिडिक मीडियम, लाइक जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जनरली एसिडिक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये होता है कि ड्यूरिंग इनडाइजेशन, कभी मान लीजिए कि इनडाइजेशन हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि दिस HCl प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस क्वांटिटी इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो गया है, एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। इससे हमको जो है पेन और इरिटेशन भी होने लगता है, स्टमक पेन करने लगता है, पेट में दर्द हो जाता है क्योंकि एसिडिटी हो जाती है, एंड द कंडीशन ऑफ दिस जो है व्हेन एक्सेस HCl प्रोड्यूस्ड इज नॉन एज एसिडिटी। टू गेट द rid फ्रॉम एसिडिटी वी यूज एंटासिड्स। हम किसका यूज करते हैं, एंटासिड्स, which gives the rid from acidity, they are called antacid। एंटासिड के रूप में जैसे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनो जैसे आप लेते हैं तो इनो भी एक तरह से क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है, उसमें भी मिक्स होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका यूज कर सकते हैं, और भी डिफरेंट तरह के एंटासिड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका यूज करते हैं ताकि हमको जो है एसिडिटी से छुटकारा मिल सके। तो एंटासिड दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी।
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का फुल ट्वाइस, दैट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी तरह से आप यदि मिल्क में देखें तो मिल्क में भी जैसे जब वो कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पर भी एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड, बहुत ही एक वीक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड है, और वो हम यदि उनको खाते भी हैं इससे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमें मतलब जो ऐसे फूड आइटम्स नहीं खाना चाहिए जो हमारे बॉडी में HCl को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करते हैं। अब कभी कभी ये भी होता है एंटासिड के रूप में, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी कभी कोई यूज कर लेता है। एक्सेस अमाउंट में सॉफ्ट ड्रिंक पीने से ये होगा कि हमारे जो स्टमक की कंडीशन है इट बिकम्स एल्केलाइन, वो बेसिक नेचर का हो जाएगा, जबकि फूड के डाइजेशन के लिए एसिडिक कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे जब हमारा स्टमक जो है एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा उस कंडीशन में एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो सकता है, इससे भी प्रॉब्लम जो है काफ़ी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि फिर और एसिडिटी बढ़ जाएगी और स्टमक वाल में जो है HCl रिलीज करेगा, इससे अल्सर भी हो सकता है, पेट में छाले पड़ सकते हैं, अल्सर जैसी कंडीशन भी हो सकती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा बेसिक खाने खाना चाहिए जिसमें जब बेसिक बढ़ जाए, बेसिक हो जाए कंडीशन, या ना बहुत ज़्यादा एसिडिक। नेक्स्ट इसी तरह से एप्लीकेशन है तो टूथ डिके जैसे प्रॉब्लम होता है, pH चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ मतलब जो है हमारे जो टीथ होते हैं वो धीरे धीरे पतले पड़ने लगते हैं। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन pH लोअर देन 5.5। टूथ डिके तब स्टार्ट होगा जब हमारे माउथ का जो है pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा। वैसे हमारे माउथ में सलाइवा होता है जो कि स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है, तो pH वैल्यू 5.5 कम होने के चांसेस कम ही होते हैं। और जो हमारा इनामेल है मतलब सबसे जो हार्डेस्ट लेयर है टीथ का वो होता है इनामेल, मेड अप ऑफ बाय द कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज मेड अप ऑफ बाय कैल्शियम फॉस्फेट विच नॉट डिजॉल्व इन एसिडिक कंडीशन। वैसे तो एसिड में जनरली या वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन जब वही कंडीशन pH वैल्यू कुछ ज़्यादा ही मतलब कम हो जाती है, 5.5 हो जाता है, तब ये धीरे धीरे कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोरोड होगा इसका मतलब है कि ऊपर की जो अपर लेयर है इनामेल लेयर है ये धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी, इससे सेंसिटिविटी आ जाती है। ठंडा पानी पियो तो ज़्यादा ठंडा लगता है, गर्म पियो तो बहुत ज़्यादा गर्म भी लगता है। तो इस तरह से ये सेंसिटिविटी आ जाती है। ये किसके वजह से? ड्यू टू द टूथ डिके। अब क्यों मतलब ये डिजॉल्व हो जाती है, कब किस कंडीशन में? जैसे आपने कोई भी खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब है उसमें शुगर, शुगर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। ये शुगर को क्या करते हैं, शुगर इज डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे बैक्टीरिया टू फॉर्म एसिड and they convert the sugar into acid। एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। एसिड आर दोज which have हाइड्रोजन आयन या which can produce हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन कैल्शियम फॉस्फेट और साथ में यहाँ पर फॉस्फेट के साथ हाइड्रोक्सी फॉस्फेट होते हैं, OH आयन भी होता है। तो इसमें से ये OH आयन और यहाँ से H आयन ये दोनों रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका भी कैल्शियम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट के रूप में रहते हैं, फ्लोराइड के रूप में भी रहते हैं ये कैल्शियम फॉस्फेट, इनको एपेटाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हाइड्रोक्सिल और ये हाइड्रोजन दोनों मिक्स हो जाएंगे और वाटर बना लेंगे। इस तरह से मतलब है कि हमारे दांत का जो ऊपर का लेयर था उसका एक पार्ट जो है इसमें डिजॉल्व हो गया, वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो भी डिजॉल्व हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट इस तरह से। तो हम इसलिए जो है कई बार हमको मना किया जाता है कि हमें रात के समय पर शुगर वगैरह या मीठी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, इसमें शुगर ज़्यादा होती है और इससे जो है टूथ डिके हो स्टार्ट हो सकता है। या फिर उसको खाने के बाद माउथ को प्रॉपरली क्लीन कर लें ताकि वहाँ पर कोई भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर ना बचा रहे। तो इस तरह से बाय क्लीनिंग द टीथ इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। और जनरली वी कैन जो है क्लीन बाय टूथपेस्ट बिकॉज टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिक नेचर होता है टूथपेस्ट, और यदि हम उसको टीथ को क्लीन करते हैं जहाँ पर स्मॉल अमाउंट में मान लीजिए एसिड का फॉर्मेशन हुआ, इट कैन प्रिवेंट टूथ डिके। ये हमारे टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकता है।
तो फिफ्थ है जैसे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसके द्वारा भी थ्रू केमिकल वारफेयर, उनमें भी केमिकल्स पाए जाते हैं और वो भी अपना इस तरह से बचाव करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं। जैसे आपने हनी बी को देखा होगा, या नेटल लीव्स होती हैं जो जंगली वाइल्ड प्लांट्स, हर्बेसियस प्लांट्स है ये नेटल लीव्स, तो उसके लीव्स यदि चुभ जाते हैं, या हनी बी अपना जो है जो स्टिंग उसको हमारे जो है चुभा देता है ये, तब उसमें पेन और इरिटेशन होने लगता है, दर्द स्वेलिंग भी हो जाती है। क्यों? उसने क्या इंजेक्ट कर दिया है? मेथेनोइक एसिड। इन दोनों में ही मेथेनोइक एसिड होता है, जिसको ऑलरेडी कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो जो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स है वो मेथेनोइक एसिड और एंड इट कॉजिंग बर्निंग पेन, इससे बर्निंग पेन भी होने लगता है, जलन होने लगती है काफ़ी, वहाँ पर स्वेलिंग भी हो जाती है। अब आपने देखा होगा इसके द्वारा डॉग प्लांट होते हैं, तो डॉग प्लांट को यदि वो भी आसपास ही मिल जाते हैं जनरली, वो डॉग प्लांट के यदि हम लेटेक्स को हल्का सा वहाँ पर लगा लें या उसके पत्ते को जो है जूस निकाल करके क्रश करके उसका जूस यदि यूज कर लें स्टिंगिंग एरिया में, तो क्या होगा? वो भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। मतलब ये एसिड है और इसमें पाया जाता है बेस। या फिर हनी भी जहाँ पर कट कर लेता है वहाँ पर हम बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन से उसको थोड़ा सा धुल लें तो वहाँ से हमको रिलीफ मिल जाता है। तो बेकिंग सोडा हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो, कोई जो बेसिक चीज़ है उसके द्वारा इसको हम वॉश कर लें तो भी हमें रिलीफ मिलेगा। तो नेचर में भी मतलब एक न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन पाया जाता है। नेचर भी मतलब कुछ एसिडिक होते हैं तो कुछ वहाँ पर उसको रिलीफ देने वाले बेसिक भी हैं, या बेसिक से प्रॉब्लम हुई तो उसको टैकल करने के लिए एसिडिक प्लांट्स भी होते हैं। तो और भी मतलब इस तरह से आपने बहुत सारे जो है आसपास के लोग आपके जानते होंगे कि कुछ ये प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या लगाना चाहिए, ये प्रॉब्लम होती है तो दूसरा कोई प्लांट है, कोई एनिमल का है, इस तरह से यूज़ करते रहते हैं। देखिए आगे कंक्लूज़न है। तो यदि हम देखें जैसे ओवरऑल डाइल्यूशन करने पर पीएच में हाइड्रोजन एसिड के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का डिक्रीज होगा। इसी तरह से कि बेस है तो बेस में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन डिक्रीजेस। डाइल्यूशन करने पर यदि हम उसको सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो एसिड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और बेस में हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से एसिड के लिए यदि हम देखें pH वैल्यू इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, द pH वैल्यू इंक्रीजेस, pH वैल्यू बढ़ेगी जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली फॉर बेस जैसे कि देखें तो pH वैल्यू डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, द pH वैल्यू डिक्रीज होगा एंड बेसिक स्ट्रेंथ आल्सो डिक्रीजेस। तो एसिड में देखिए डाइल्यूशन करने पर pH वैल्यू इंक्रीज हो रहा जबकि बेस के लिए pH वैल्यू डिक्रीज होता है। तो pH के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।